3 जुलाई 1999। पटना के वीआईपी इलाके का गांधी मैदान थाना। शहर के बड़े बड़े रईस और अफसर यहीं रहते हैं। यूं तो थाने की टेलीफोन की घंटियां दिन भर घड़घड़ाती रहती हैं, लेकिन 3 जुलाई 1999 को थाने के फोन पर आई एक कॉल सुनने के बाद अचानक पूरे थाने में हड़कंप मच गया। खबर ऐसी थी कि पुलिस को हरकत में आना ही पड़ा। खबर मिली थी कि पटना के फ्रेजर रोड के एक क्वार्टर के गैरेज में खड़ी कार में 2 लाशें पड़ी हैं। ये क्वार्टर किसी और का नहीं बल्कि बाहुबली विधायक और लालू यादव के साले साधु यादव का था। पुलिस मौके पर पहुंची और सामने था एक गैरेज। गैरेज तो बंद था, लेकिन गैरेज के भीतर एक दिल दहलाने वाली कहानी सबका इंतजार कर रही थी। कार की पिछली सीट पर 2 अर्धनग्न लाशें पड़ी थी। एक लाश थी आरजेडी के युवा नेता गौतम की और दूसरी शहर के कपड़ा व्यापारी यूके जैन की 23 साल की बेटी शिल्पी की। चोटों के निशान नहीं थे, लेकिन तन पर कपड़े बेहद कम। मौके पर ही कई सवाल उठने लगे, क्योंकि शिल्पी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। मौत रहस्यमयी थी और घर वाले हैरत में थे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां से सबूत जुटा पाती, वहां लालू यादव के साले और बाहुबली नेता साधु यादव आ दौड़े। वही साधु यादव जिनके इशारे पर उस वक्त पुलिस नाचती थी। साधु यादव के जाने के बाद शुरू होती है पुलिस की तहकीकात। कार में पड़ी लाशों के रहस्य का पर्दा कार में मिले फिंगरप्रिंट से आसानी से उठाया जा सकता था, लेकिन यकीन मानिए फिंगरप्रिंट लेना तो दूर, उसके निशान ही मिटा दिए गए। पुलिस का सबूतों से खिलवाड़ जारी था। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी गई। आनन फानन में ही शिल्पी और गौतम के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया और बिना किसी जांच के पुलिस ने ऐलान कर दिया कि घटना आत्महत्या की है। हालांकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कह रहे थे कि आज तक उन्होंने इस तरह की खुदकुशी का मामला नहीं देखा, यानी वो पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि गौतम और शिल्पी ने अपनी प्रेम कहानी का अंत सल्फास की जहरीली गोलियां खाकर कर लिया। लेकिन जब पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने शुरू हुए तो पुलिस अपनी ही दी गई थ्योरी से पलट गई। फिर सामने आई पुलिस की एक नई कहानी कि बंद कार में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से दोनों की मौत हुई, यानी आत्महत्या अब दुर्घटना बन चुकी थी। दबाव चाहे सरकार का हो या साधु यादव का, पुलिस की कोशिश इस मामले में सच को सामने लाने के बजाय सच को ही दफन करने की थी। लेकिन शहर में हालात बेकाबू हो रहे थे। लोगों में गुस्सा था। पुलिस की भूमिका पर उंगलियां उठने लगी और मांग सीबीआई जांच की होने लगी। आरोप बेहद गंभीर थे। मामला बलात्कार के बाद हत्या का बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस के कदम इस मामले में बढ़ने से पहले ही डगमगा गए, क्योंकि बात बड़े लोगों से पूछताछ करने की थी। दिखावे के तौर पर पुलिस ने साधु यादव से पूछताछ भी की, लेकिन उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं था जो साधु के चेहरे पर जरा भी शिकन ला पाता। पूछताछ में साधु यादव ने शिल्पी से जान पहचान की बात पूरी तरह से नकार दी। मामला सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी। लोगों को सीबीआई से बहुत उम्मीदें थी। जांच में पता चला कि 2 जुलाई 1999 को सुबह 10:30 बजे शिल्पी अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। रास्ते में ही शिल्पी को रोककर गौतम के एक दोस्त ने उसे अपनी कार में बिठा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक ये कार वाल्मीकि गेस्ट हाउस में रुकी, वही गेस्ट हाउस जो शहर के सफेद पोश लोगों की ऐशगाह थी। यह खबर भी सरेआम थी कि साधु यादव अक्सर इसी गेस्ट हाउस में रुका करते थे। ये सवाल आज तक बना हुआ है कि इस गेस्ट हाउस में शिल्पी के साथ क्या हुआ। पुलिस की लिपापोती के बाद तफ्तीश देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ में थी और ये जांच 3 बिंदुओं पर केंद्रित थी। शिल्पी और गौतम की मौत जहर खाने से हुई, जहर खुद खाया या जबरदस्ती दिया गया। क्या मौत से पहले शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ? गैरेज में कार गौतम लेकर आया था या हादसे के बाद गैरेज में कार किसी और ने पार्क की? सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक जब शिल्पी की लाश कार की पिछली सीट पर मिली तो उसके सारे कपड़े आगे की सीट पर रखे हुए थे और अंदरूनी कपड़ों में मिले सीमेंट के 2 निशान ऐसे थे जिसकी जांच में सीबीआई उलझ गई।
अंदरूनी कपड़ों में सीमेन का पुराना निशान शिल्पी के प्रेमी गौतम का था, जो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ताजा निशान किसका था और वो कौन था जिसने शिल्पी के साथ जोर जबरदस्ती की? जांच पेचीदा थी। सीबीआई ने सीमेन के दूसरे नमूनों की जांच के लिए गौतम और शिल्पी के खून के नमूने भी लिए। यहां तक कि शिल्पी के करीबी रिश्तेदार का भी नमूना लिया गया। डीएनए जांच में एक भी नमूना मैच नहीं किया, यानी जिस शख्स ने शिल्पी के साथ गलत किया उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। और सवाल आकर वहीं रुका, उस सफेदपोश पर जो बिहार की राजनीति में बेहद पकड़ रखता था। आखिर में सीबीआई ने जांच का ट्रम्प कार्ड चला और गौतम के दोस्त साधु यादव से खून का नमूना मांगा। सीबीआई ने साधु से 3 बार कहा कि वो अपने खून का नमूना दे, ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन साधु ने तीनों बार खून देने से साफ इनकार कर दिया। सीबीआई जांच में जुटी हुई थी, लेकिन इस मामले में गौतम के परिवार ने बेहद रहस्यमयी चुप्पी साध रखी थी। परिवार ने साफ तौर पर लिखकर दे दिया कि यह मामला आत्महत्या का हो सकता है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि गौतम का परिवार उसकी मौत के बाद अचानक गुमनामी में चला गया और कभी खुलकर कुछ नहीं बोल पाया। उधर सीबीआई ने भी 4 साल तक मामले की जांच की और आखिर में यह कहकर फाइल बंद कर दी कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। लेकिन सीबीआई ने साफ लिखा कि दूसरा सीमेन किस शख्स का था उसका पता नहीं चल पाया है। सवाल यह था कि सीबीआई को किस बात का खौफ था कि वो कानूनी तरीके से साधु यादव का खून डीएनए जांच के लिए नहीं ले पाई। साधु यादव के मना करने पर सीबीआई ने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? सवाल यह भी है कि अगर साधु यादव इस मामले में पाक साफ थे तो उन्होंने डीएनए जांच के लिए अपने खून का नमूना देने से इनकार क्यों कर दिया? सल्फास जैसा जहर खाने के बाद उल्टी के निशान कपड़ों पर तो थे, लेकिन गाड़ी साफ सुथरी थी। मौका वारदात से फिंगरप्रिंट क्यों नहीं उठाए गए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस को ही देना था, क्योंकि शुरुआती तफ्तीश में बिहार पुलिस ने ही जानबूझकर ऐसी गलतियां की जो केस का रुख पलट सकती थी। साल 2006 में शिल्पी के परिवार ने केस की दोबारा जांच कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बाद ही शिल्पी के भाई को अगवा कर लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। वारदात को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी सवाल वही है कि शिल्पी और गौतम का हत्यारा कौन?